गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। पिछले वीडियो में हमने इसमें सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। अब इसका पार्ट 2 है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ उसकी केमिस्ट्री है कि प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर। वो भी फाइबर्स की तरह एक पॉलीमर है, लेकिन इसके पॉलीमर में क्या हो रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं रह रही है सब जगह। कहीं पे इसकी जो चेन है वो एक लीनियर लाइन की फॉर्म में है, तो इसको लीनियर चेन वाला प्लास्टिक बोलते हैं। तो कहीं पे इसके जो कंटेंट्स हैं वो चेन की फॉर्म में नहीं जुड़ के और एक वेब की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तब हम इसको क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट बोलते हैं। तो इन सब स्ट्रक्चर्स के बेस पे जो भी हमारे पास प्लास्टिक है उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, और यही हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन कौन से टाइप के प्लास्टिक होते हैं। तो एक प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों के नाम आपसे पूछे जाते हैं, डिफरेंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। दोनों को आपको अच्छे से क्रैम कर लेना है, रट लेना है समझ के। लेकिन अदरवाइज क्या होता है कि जब हम इसको लर्न कर लेते हैं, लेकिन लिखते समय एग्जाम में हम थर्मोप्लास्टिक के जो पॉइंट्स हैं उसको थर्मोसेटिंग में लिख देते हैं और थर्मोसेटिंग के पॉइंट्स को थर्मोप्लास्टिक में लिख देते हैं। तो हमें थोड़ा सा दिमाग में इसको समझना भी है। थर्मोप्लास्टिक क्या चीज़ है? फर्स्ट पॉइंट, डीफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक का अगर कोई भी सामान है, अगर आपने उसको गर्म किया है तो वो क्या हो जाएगा? डीफॉर्म हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना। एक बार क्या हुआ था, जब मैं काफ़ी छोटी थी तो नारियल का तेल था एक बॉटल में। मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोला कि इसको थोड़ा गर्म कर ला बेटा। अब मैंने ले जाके उसको गैस के ऊपर रख दिया, उसकी शेप ही चेंज हो गई बिल्कुल, वो बॉटल पूरी ख़राब हो गई। ऐसा बहुत बार हो भी जाता है, हम सबके साथ हो जाता है। तो उसको क्या बोला है? डीफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग। बेंट इजीली, उसको गर्म करके आसानी से मोड़ा जा सकता है, वैसे भी मोड़ा जा सकता है। वायर्स वगैरह हमारे पास जो होते हैं, वी कैन बेंट देम इजीली। तो इस तरह का जो भी प्लास्टिक है जिसको कि गर्म करने पर उसकी शेप चेंज हो जाती है, जिसको इजीली हम बेंट कर सकते हैं, वो कैसा प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक है। और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? टॉयज़ बनाने में, कॉम्स कंघे बनाने में, कंटेनर्स हैं उनको बनाने में ये यूज़ होता है। पॉलीथीन, पीवीसी, ये इसके एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के रिवर्स थर्मोसेटिंग। देखो इसके नाम से ही आप ध्यान रखेंगे, थर्मोसेटिंग। कि थर्मो मतलब हीट होता है, थर्मो मतलब क्या होता है? हीट। थर्मामीटर जो टेम्परेचर चेक करता है उसको क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। तो थर्मो वर्ड का मतलब हमेशा क्या होता है? हीट। थर्मस से ध्यान रखेंगे, है ना। गर्म चीज़ को जो गर्म रख रहा है, चाय वगैरह जिसमें रख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? थर्मस। तो थर्मोस वर्ड का क्या मीनिंग है? हीट। थर्मोसेटिंग मतलब हीट पे वो कैसा रह रहा है? सेट रह रहा है बिल्कुल, उसके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं हो रहा। तो कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। हीट करने पर उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते, है ना, उसको बेंट नहीं कर सकते। जो चेयर्स वगैरह बनी हुई होती हैं हमारी, प्लास्टिक का जो फर्नीचर है, क्या होगा? धूप में रखा रहेगा, वो टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मेल्ट हो गया है। तो वो क्या चीज़ है? वो कैसा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एक बेकेलाइट है और एक मेलामाइन है। दोनों के नेम आपको ध्यान रखने हैं और उनका यूज़ ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, बेकेलाइट और मेलामाइन। अब बेकेलाइट, ये मैंने जहाँ भी MTR लिखा है, MTR का मतलब क्या है? मुझे तो रटना है, इस चीज़ को प्रॉपर रट लेना है, अदरवाइज ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, 1 लाइन आंसर में पूछ लेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या चीज़ थी, है ना। बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट का दोनों का ये कैसा है? पुअर कंडक्टर है। ना तो बेकेलाइट की चीज़ों में करंट आता है, ना ही वो गर्म होती हैं। तो अब कहाँ पे उसको यूज़ करेंगे हम? उसको हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में। हमारे घर में जितने भी स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं वो सब किसके बने हुए हैं? बेकेलाइट के बने हुए हैं। क्यों? हम उसके ऊपर हाथ लगा रहे हैं, गीले हाथ भी अगर लग रहे हैं तो हमें करंट नहीं आ रहा। अच्छा, किचन में जो बर्तन है उनका ब्लैक कलर के हैंडल्स रहते हैं, कढ़ाई का, सस्पेन का, वो किसके बने हुए हैं? बेकेलाइट के। क्योंकि जब गैस कुकर का हैंडल है, हमने उसको गैस पे रखा गर्म करने को, तो बाकी जो बॉडी है उस टेंसिल की, उस बर्तन की, वो तो गर्म हो जाएगी, लेकिन वो जो हैंडल वाला पार्ट है, इट कांट बी हीटेड, ये गर्म नहीं होगा। तो किसका बना हुआ है? वो बेकेलाइट का बना हुआ है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास क्या चीज़ आ रहा है? प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कौन सा आ रहा है? मेलामाइन आ रहा है। मेलामाइन क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैन रेजिस्ट फायर, है ना, फायर रेजिस्टेंस है ये, इसमें आग नहीं लगती है इसमें जल्दी से, मेलामाइन में। और कैन टॉलरेट मोर फायर देन अदर्स, दूसरों से ज़्यादा फायर टॉलरेट कर सकता है। तो इसका कहाँ पे यूज़ होगा? कि जो फ्लोर टाइल्स हैं हमारे घरों में, जो टाइल्स लगी रहती हैं, वो किसकी बनती हैं? मेलामाइन की, है। और दूसरा क्या चीज़ है कि फैब्रिक्स इस तरह के जो हमारे फायर वर्कर्स रहते हैं ना, उनको स्पेशल सूट दिए जाते हैं, वो किसके बने होते हैं? मेलामाइन के बने होते हैं। फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर,
इसके अलावा एक जो प्लास्टिक है वो और आ रहा है, वो कौन सा है? टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन की क्या क्वालिटी है? ऑयल और वाटर दोनों ही इसके ऊपर चिपकते नहीं है, इसलिए जो नॉन स्टिक कोटिंग करी जाती है कुकवेयर्स में, जितने भी नॉन स्टिक बर्तन रहते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो किसकी रहती है? टेफ्लॉन की रहती है। तो इसके बारे में आपसे कई बार ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, वन लाइन क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। बेकेलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन। बेकेलाइट पुअर कंडक्टर, मेलामाइन फायर प्रूफ और टेफ्लॉन ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक ऑन इट। इन क्वालिटीज़ के बेस पे इनका यूज़ होता है। तो ये सब है, ये इजी टॉपिक है बिल्कुल, प्लास्टिक वाला आप बिल्कुल फेमिलियर हैं। अब हमारे पास 3.4 ये हो गया था प्लास्टिक की टाइप्स वगैरह, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 3.5 में हमारे पास आ रहा है प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, कि हमने इसको चूज़ करा है। सब कामों में ज़्यादातर प्लास्टिक ही यूज़ हो रहा है, चाहे वो कोई मटेरियल स्टोर करना है, किचन में हमारे डिब्बे हैं, हमारी जो पॉलीथीन्स हैं, हमारा जो फूड पैक होके आ रहा है वो है, या हमारे घर में फर्नीचर है, डेकोरेटिव आइटम्स है, हमारे स्लीपर्स हैं, सब चीज़ें किसकी बन रही हैं? प्लास्टिक की बन रही है, क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं ऐसी जिसकी वजह से वो ज़्यादा काम में लिया जा रहा है। तो उस प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट क्या चीज़ है? ये नॉन रिएक्टिव है ना, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। मान लो जैसे मेटल है, आयरन की चीज़ें हैं, लोहे की चीज़ें हैं, है ना, क्या होगा जब उसके ऊपर पानी गिरेगा? वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से और एयर से वो रिएक्ट करेगा और उसमें रस्टिंग होने लग जाएगी, जंग लगने लग जाएगा। प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। एल्युमिनियम का बर्तन है, आपने उसके अंदर कुछ खट्टी चीज़ है, खाना है, उसमें रख दिया तो क्या होगा? उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। दही वगैरह रख दिया, टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेता है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कुछ नहीं है, नॉन रिएक्टिव है। ये लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है ना। और ये कैसा है? पुअर कंडक्टर है, ना तो गर्म होता है जल्दी और ना ही इसमें करंट आता है। तो इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से हर चीज़ में प्लास्टिक को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब हम यूज़ तो प्लास्टिक को ज़्यादा कर रहे हैं, तो प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी कोई असर हो रहा है क्या? बिल्कुल असर हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? 3.6 प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। तो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक का, तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ हार्मफुल। क्यों? क्योंकि ये क्या चीज़ है? ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक के जो मटेरियल हैं वो सारे क्या हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। ये नहीं है कि आपने प्लास्टिक की चीज़ है वो बाहर फेंक दी, है ना, तो थोड़े टाइम में रखे एनवायरनमेंट में अपने आप डिग्रेड हो जाएगी। दो तरह के मटेरियल रहते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल के अंदर पेपर है ना, वेजिटेबल स्क्रैप है, ये सारी चीज़ें आती है। आपका बचा हुआ खाना है, सब्जियों के छिलके हैं, आपने कहीं डाल दिए, है ना, कहीं फेंक दिया आपने किसी खड्डे वगैरह में, थोड़े टाइम में उसमें क्या होने लग जाएगा? स्मेल आने लग जाएगी, वहाँ बदबू आने लग जाएगी। वो स्मेल क्या चीज़ है? कि एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने उस बचे हुए आपके खाने को, कागज़ को, उसको डिग्रेड करना शुरू कर दिया, उसको खुद अपना फूड एज अ फूड यूज़ करना शुरू कर दिया, उसको उन्होंने डिग्रेड करना शुरू कर दिया है। तो जब वो फूड डिग्रेड होगा तो उसमें से कुछ गैसेस रिलीज होंगी, उसकी हमें स्मेल आ रही है। और धीरे धीरे समय के साथ वो सारा जो आपका खाना है वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो पूरा सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस अगर हो रहा है किसी मटेरियल में, तो वो मटेरियल तो क्या है? बायोडिग्रेडेबल। और प्लास्टिक है, ये कैसा है जी? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये कितने ही सालों तक अर्थ पे पड़ा रहेगा, ये डिग्रेड नहीं होगा। जब ये डिग्रेड नहीं होगा तो ये नुकसान पहुंचाएगा। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? कि रखा हुआ है आपने खाना, किसी पॉलीथीन में डाल के फेंक दिया, अब खाना के चक्कर में पॉलीथीन को भी किसी एनिमल ने खा लिया, एनिमल कैन ईट एंड डाई। दूसरा क्या है? पॉलीबैग्स हैं, ये सब क्या कर सकते हैं? हमारे जो ड्रेन सिस्टम है, नालियाँ वगैरह हैं, उनको क्लॉग कर सकते हैं, वहाँ पे वो जमा हो जाएंगे तो वाटर फ्लो रुक जाएगा। दूसरा, अगर सीधा मिट्टी में ही डाल दिया, खड्डा खोद के भी आपने दबा दिया, सॉइल के नीचे बहुत सारा प्लास्टिक हो गया, तो वो सॉइल कैसी हो जाएगी? इनफर्टाइल हो जाएगी। वहाँ पे प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको फैलने को जगह नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो इसका बहुत नुकसान है। अब इस सारे नुकसान से बचने के लिए हम ये कह दें कि हम प्लास्टिक का यूज़ बंद कर दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। आजकल हम इतना ज़्यादा उसको यूज़ करने लग गए हैं कि टोटली उसको बंद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक हमारे पास है 5R प्रिंसिपल। इफ़ वी फॉलो दिस 5R प्रिंसिपल वी कैन सेव आर एनवायरनमेंट, एंड इफ़ वी आर सेविंग आर एनवायरनमेंट दैट मीन्स वी आर सेविंग आर सेल्फ। हम खुद को बचा रहे हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं 5R प्रिंसिपल को फॉलो करके। ये 5R प्रिंसिपल क्या चीज़ है? इसमें फर्स्ट क्या है? रिड्यूस।
रिड्यूस मतलब कम करना, कि प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको आप कम कर दो। आपको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप प्लास्टिक का यूज़ करो, अदरवाइज़ आप अपने घर से अगर मार्केट जा रहे हो तो बैग वगैरह लेके जाओ ताकि आप पॉलीथीन्स कम से कम लेके आओ। सेकंड क्या चीज़ है, आप रीयूज़। प्लास्टिक आपने ले तो लिया, मार्केट से ले आया, तो अब आप उसको क्या कर लो, रीयूज़ कर लो। उसी पॉलीथीन को आप दोबारा काम में ले लो। रीयूज़ के बाद आप क्या कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, है ना। आपने काम में ले लिया, उसके बाद में आप उसको रिसाइकिल, जो कबाड़ी वगैरह वाले आते हैं उनको दे दो ताकि उससे वो कुछ और नया बना लें, तो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हुआ। रिकवर, RECOVER, रिकवर। रिकवर मतलब आपको एनवायरनमेंट में जितना भी उस प्लास्टिक के नुकसान हो रहा है उसको आप रिकवर करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन वगैरह करो ताकि रिकवरी हो जाए उस प्लास्टिक के नुकसान की। रिफ्यूज़ कर दो, मना कर दो प्लास्टिक का यूज़ करने को। से नो टू प्लास्टिक, दैट इज़ रिफ्यूज़। तो ये 5R प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करेंगे तो प्लास्टिक का यूज़ कम हो जाएगा और एनवायरनमेंट का नुकसान भी कम होगा। कौन कौन सा है 5R प्रिंसिपल? फर्स्ट, सीक्वेंस वाइज इसको ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं करना। पहले आपने मना कर दिया फिर आप यूज़ करना कम कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कम करना, यूज़ करना कम करो। कम अगर नहीं किया, यूज़ कर लिया तो उसको फिर रीयूज़ करो। रीयूज़ करने के बाद बार बार तो रीयूज़ नहीं हो सकता, तो आप उसको रिसाइकिल कर दो और उससे जो नुकसान हुआ है उसको आप रिकवर कर दो और धीरे धीरे करते करते आप उसको रिफ्यूज़ भी कर दो, प्लास्टिक को यूज़ करना बंद कर दो। तो ये सीक्वेंस वाइज आपको ध्यान रखना है 5R प्रिंसिपल। तो यहाँ तक में हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में खत्म होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स और सेकंड में हमने पढ़ा है प्लास्टिक। अब इस पूरे चैप्टर को आप अपने बुक से अच्छे से पढ़ेंगे। इसके जो कीवर्ड्स हैं, समरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटी क्लासेस की तरह आप कीवर्ड्स और समरी अपनी बुक में लिखें। आपके पास, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, हाँ, लेकिन आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन पे ही डिपेंड नहीं रहना। मैंने पूरा चैप्टर आपको बता दिया है, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया है। जो वीडियो मैंने बनाया है उसकी फ़ोटो भी मैं आपको चैप्टर की सेंड कर दूंगी। उसकी हेल्प से बुक में से पढ़ के आप अपने नोट्स बना सकते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे या फिर समरी जो है उसको लिखेंगे और फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनके आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।